ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्लीप फिजियोलॉजी। देखिए, जो स्लीप फिजियोलॉजी है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, आपको पता है कि आप में से तकरीबन सभी सोते हैं, ठीक है। हम कोई 8 घंटे सोता है, कोई 6 घंटे सोता है, कोई कितने घंटे सोता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जब हम सोते हैं तो हमारे सोने के दौरान कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, या जब हम सोते हैं तो हमारी ईईजी, ठीक है, जो हमारी ईईजी है, ठीक है, ईईजी, जब हम सोते हैं तो हमारी ईईजी के ऊपर कौन सी वेव्स बनेंगी। ठीक है, तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए कि हम जब सोते हैं तो कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, और जब हम सोते हैं तो हमारी, अगर हम ईईजी ड्रॉ करें तो ईईजी पे कौन कौन सी वेव्स आएंगी। ये दो चीजें इस टॉपिक में आपने सीखनी है। ठीक हो गया। अब इसको पढ़ने से पहले हम जरा ये देखना चाहते हैं कि जब हम सोते हैं आपको पता है कि मतलब इंसान को 16 घंटे सोने का कहा गया है और तकरीबन 8 घंटे सोने, सॉरी, 16 घंटे जागने का क्या गया है और 8 घंटे सोने का कहा गया। अब जब हम सोते हैं तो आपकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, इसको जरा आपने पहले समझना है, इसकी क्लासिफिकेशन को समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक कोई भी ना ह्यूमन है, ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं कि एक ना इंसान है, तो उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। आपको पता है कि एक इंसान के अंदर दो स्टेजेस हो सकती हैं। या तो वो क्या होगा, या तो वो जागा हुआ होगा, या तो वो क्या होगा, जागा हुआ होगा, या फिर वो क्या होगा, स्लीप होगा, या फिर वो सो रहा होगा, या फिर वो क्या होगा, जागा हुआ होगा। इसके अलावा तो कोई कंडीशन नहीं है। अब अगर वो जागा हुआ है तो या तो उसकी आंखें ओपन होंगी, मतलब कि अगर एक बंदा है और वो जागा हुआ है, वो सो नहीं रहा, तो या तो उसकी आईज क्या होंगी, ओपन होंगी। तो आईज क्या है उसकी, आईज हैं उसकी ओपन। या फिर क्या होगा कि उसकी जो आईज हैं वो क्या होंगी, क्लोज होंगी। तो या तो उसकी आंखें ओपन हो सकती हैं या क्लोज हो सकती हैं, ऐसे ही है ना। ओके। अब आप माशाल्लाह जब सारा दिन आवारागर्दी करके शाम को थक जाते हो, तो जब आप सोने की कोशिश करते हो तो पहले आपकी आंखें ओपन होती हैं। जब आप सोने की कोशिश करते हो तो आपकी आंखें क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। हालांकि आप जाग रहे हो लेकिन आप अपनी आंखें बंद कर देते हो ताकि आपको नींद आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि जब हम जागे हुए होते हैं तो जब हमारी आईज ओपन होती हैं तो ईईजी के ऊपर कौन सी वेव्स बनती हैं, इसका आपको नाम आना चाहिए। तो इसका नाम क्या होगा, बीटा वेव्स। ये पहला एमसीक्यूज है। जब हम जागे हुए होते हैं तो हमारी आंखें ओपन होती हैं, हम तो कौन सी वेव्स बनती हैं, बीटा वेव्स। जब हम जागे हुए होते हैं और हमारी जो आंखें होती हैं वो क्लोज होती हैं, तो हमारी जो ईईजी है उसके ऊपर कौन सी वेव्स बनती हैं, दैट इज अल्फा वेव। तो इसको आपने याद रखना है। जब हम देखें, इंसान के ऊपर दो ही कंडीशन आ सकती हैं, या वो जागा हुआ होगा या वो सो रहा होगा। अगर वो जागा हुआ है तो उसकी अगर आंखें ओपन है तो बीटा वेव। अगर उसकी आंखें क्लोज है, अगर उसकी आंखें मतलब बंद हैं लेकिन वो अभी जागा हुआ है, उसका दिमाग जाग रहा है, तो उसके अंदर कौन सी वेव्स बनेंगी, अल्फा वेव बनेंगी। ठीक है, तो इतनी बात आपने याद रखनी है। उसके बाद अब हम जरा चलते हैं अपनी स्लीप पे, जो आज हमारा टॉपिक है कि आज जो हम नींद है, मतलब जब हम सो जाते हैं तो हमारी नींद के दौरान हमारे अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आज तक आपने शायद ये टॉपिक पहले ना पढ़ा हो, लेकिन आज आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। देखें, जो स्लीप होती है, स्लीप में आपने याद रखना है कि स्लीप की कितनी स्टेजेस होती हैं, टू मेजर स्टेजेस होती हैं। जो नींद होती है उसकी दो स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी स्टेजेस, एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें आपकी आंखें मूव नहीं कर रही होती। अगर आपने किसी छोटे बच्चे को सोया हुआ देखा होगा, तो आप अगर उसकी आंख का पर्दा ऊपर थोड़ा सा करें ना, तो उसकी आंखें अंदर क्या कर रही होती हैं, ओसिलेट कर रही होती हैं, वाइब्रेट कर रही होती हैं। तो जब हम सोते हैं तो सोने के दौरान दो स्टेजेस आती हैं। एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हमारी आंखों की मूवमेंट नहीं होती। तो ऐसी स्टेज जिसमें आंखों की मूवमेंट नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन आर ई एम स्टेज। नॉन आर ई एम स्टेज का मतलब क्या है, आर का मतलब है रैपिड, ई का मतलब है आई, और एम का मतलब है मूवमेंट। तो आपकी ऐसी स्टेज जिसमें आईज की रैपिड मूवमेंट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन आरईएम। उसको हम क्या कहते हैं, नॉन आरईएम। और ये कितना होता है, जब अगर आप सोते हो तो जो 75% आपकी स्लीप होती है वो कौन सी स्टेज की होती है, दैट इज नॉन आरईएम, दैट इज नॉन आरईएम। उसके अलावा जो आपकी सेकंड स्टेज होती है सोने के दौरान, जो आपकी सेकंड स्टेज होती है जिसमें जो आपकी आंखें हैं वो मूव करेंगी करेंगी करेंगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट, आरईएम। उसको हम क्या कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। और ये कितनी परसेंट होती है, ये तकरीबन 25% होती है। ठीक है, तो ये दो बातें आपने पता होनी चाहिए कि जब हम सोते हैं तो मेजर टू स्टेजेस आती हैं। जब हमारी आंखें मूव नहीं करती उसको हम कहते हैं नॉन आरईएम, जब हमारी आंखें मूव करती हैं तो उसको हम कहते हैं आरईएम। जो नॉन आरईएम है वो 75%, जो आरईएम है वो कितने परसेंट है, 25%। अब ये जो आपकी नॉन आरईएम है ना, ये जो नॉन आरईएम है, इसकी आगे फर्दर तीन स्टेजेस हैं। जो आपकी नॉन आरईएम है इसकी आगे फर्दर तीन स्टेजेस हैं। कौन कौन सी, आपकी N1, N2, और जो खतरनाक स्टेज है दैट इज N3। जब आपको जब आपको क्या होता है, जब आपको बहुत ज्यादा नींद आती है,
तो आपको ड्रोने ड्रोने ख्वाब आते हैं, या आप चलना शुरू कर देते हो, ठीक है, या बेड वेटिंग जो होती है मर्दों के अंदर, वो किस स्टेज के अंदर होती है? N3 स्टेज के अंदर होती है। तो इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपने ये क्लासिफिकेशन समझनी है, मैंने सारी क्लासिफिकेशन आपके सामने बनाई है, तो इसको आपने याद रखना है। डॉक्टर इमरान, पेज नंबर है 512, 2022 का एडिशन है, पेज नंबर 512 है, और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं स्लीप फिजियोलॉजी। अच्छा, खैर हम आगे चलते हैं, इसको दोबारा एक दफा रिवाइज कर लें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने न्यू ज्वाइन किया है। मैंने कहा कि इंसान के ऊपर दो ही स्टेजेस आ सकती हैं, या तो वो जागा हुआ होगा या वो सो रहा होगा। अगर वो जागा हुआ है तो उसकी आंखें अगर ओपन है, अगर वो जागा हुआ है उसकी आंखें ओपन है, तो ईईजी के ऊपर बीटा वेव्स बनेंगी। अगर वो जागा हुआ है और उसकी आंखें क्लोज हैं, हालांकि जागा हुआ है लेकिन आंखें क्लोज हैं, तो उसको कौन सी वेव बनेगी? अल्फा वेव बनेगी। उसके बाद जब वो सो जाता है, तो सोने के दौरान उसके ऊपर टू मेजर स्टेजेस आती हैं। कौन कौन सी स्टेज आती है? एक ऐसी स्टेज जिसमें उसकी आंखें मूव नहीं करती, उसको हम कहते हैं नॉन आरईएम स्टेज। और एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें उसकी आंखें मूव करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आरईएम स्टेज कहते हैं, आरईएम स्टेज कहते हैं। अब जो आपकी नॉन आरईएम है, इसकी आगे फर्दर 3 स्टेजेस हैं, N1, N2 और N3। इसको हम जरा बाद में देखेंगे। ठीक हो गया? तो ये है आपकी क्लासिफिकेशन, और ये आपके पूरे टॉपिक का निचोड़ है। अगर आपको ये क्लासिफिकेशन समझ आ गई है, तो समझ लिया आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा यार, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं इंटरनेट को अचानक क्या हो जाता है। तो मुझे बताएं, आवाज आ रही है? शाबाश, जल्दी बताएं, आवाज आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है? जल्दी जल्दी बताएं, शाबाश। चलें जी, आ रही है। आई एम रियली सॉरी अगेन, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खराब है, तो कभी कभी ये मसला कर जाता है। ठीक है, तो एक दफा मैं यूट्यूब पे जरा चेक कर लूं कि यूट्यूब पे तो नहीं रुक गया। चलें जी, यूट्यूब पे भी चल रहा है। खैर हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, यूट्यूब पे शायद बंद हो गया। ओके, अच्छा हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट बस, मैं ना यूट्यूब पे जरा लाइव कर दूं, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके जी, आई एम रियली सॉरी अगेन, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो खैर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जो आपकी स्लीप साइकिल है, मतलब जो आपका सोने की साइकिल है, उसको कौन रेगुलेट करता है? दैट इज सिरकैडियन रिदम। आपका ऐसा रिदम जो आपके 24 घंटों के अंदर होता है। ठीक है, जो आपका 24 वाला रिदम होता है, वो आपकी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। और एमसीक्यूज क्या है? एमसीक्यूज ये है कि जो आपका सिरकैडियन रिदम है, उसको कौन कंट्रोल करता है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने याद रखना है। दैट इज सुप्रा क्याजमेटिक न्यूक्लियस। ठीक है, आपका जो थैलेमस होता है ना, थैलेमस, थैलेमस के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सुप्रा क्याजमेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। तो थैलेमस का एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं सुप्रा क्याजमेटिक न्यूक्लियस, और ये क्या करता है? आपके सिरकैडियन रिदम को कंट्रोल करता है। ये एमसीक्यूज है और इसको आपने याद रखना है। और सिरकैडियन रिदम ये क्या करता है? आपकी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। ठीक हो गया? उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो आपका सिरकैडियन रिदम है, ये और किस किस को कंट्रोल करता है? नॉकचर्नल। अच्छा, नॉकचर्नल हम किसको कहते हैं? नॉकचर्नल हम कहते हैं ऐसी एक्टिविटी जो नाइट के टाइम पे हो। ठीक है, तो आपने याद रखना है जो सिरकैडियन रिदम है, वो आपके कंट्रोल करता है नॉकचर्नल रिलीज ऑफ एसीटीएच। जो आपकी बॉडी में रात के टाइम एसीटीएच रिलीज होता है, उसको आपका सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो आपका प्रोलैक्टिन होता है, ठीक है, प्रोलैक्टिन। उसके अलावा आपका जो मेलाटोनिन है, ठीक है, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन को कौन कंट्रोल करता है? आपका प्यारा सा सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस। ओके, अब इधर ना एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट आपको लाजमी आना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखें, आपने याद रखना है
कि जो आपका प्यारा सा होता है ना सुप्रा क्याजमेटिक न्यूक्लियस। अच्छा मुझे बताना जरा, जो सुप्रा क्याजमेटिक न्यूक्लियस है वो किस ब्रेन के पार्ट के अंदर होता है? तो आपको पता है जो आपका सुप्रा क्याजमेटिक न्यूक्लियस है वो कहाँ पे होता है? तो होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। जो सुप्रा क्याजमेटिक न्यूक्लियस है कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर। ये जो सुप्रा क्याजमेटिक न्यूक्लियस होगा ये क्या करेगा? ये आपका बनाएगा नॉर एपिनेफ्रीन। ये क्या बनाएगा? नॉर एपिनेफ्रीन बनाएगा। ये जो नॉर एपिनेफ्रीन है हमारे दिमाग के अंदर एक ग्लैंड पड़ा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं पाइनियल ग्लैंड। जिसको हम क्या कहते हैं? पाइनियल ग्लैंड कहते हैं। तो जब जो आपका सुप्रा क्याजमेटिक न्यूक्लियस है ये नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज करेगा। ये जो नॉर एपिनेफ्रीन है हमारे पाइनियल ग्लैंड के पास जाएगा और क्या बनाएगा? हमारा बनाएगा मेलेटोनिन। ठीक है, आप क्या बनाएगा? मेलेटोनिन बनाएगा। ये जो मेलेटोनिन है हमें नींद दिलाता है, हमारी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। ओके, अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा है और उसको नींद नहीं आती, उसको इंसोम्निया है, अगर कोई बंदा है उसको इंसोम्निया है, तो क्या हम उसको मेलेटोनिन के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं? शाबाश, जल्दी बताएं जरा। इसके ऊपर एक यू वर्ल्ड का क्वेश्चन भी है कि ऐसा बंदा जिसको क्या है? जिसको एनसोम्निया, ठीक है, जिसको क्या है? एनसोम्निया है, मतलब उसको नींद नहीं आती, तो हम उसको क्या देंगे? हम उसको देंगे मेलेटोनिन के सप्लीमेंट्स देंगे। हम उसको क्या देंगे? मेलेटोनिन के सप्लीमेंट्स देंगे। और आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा कि डिफरेंट कंपनीज के आपको मेलेटोनिन के सप्लीमेंट्स मिल रहे होते हैं। तो अगर आपको नींद अच्छे तरीके से नहीं आती तो आप मेलेटोनिन के सप्लीमेंट्स ले सकते हो। इसके अलावा मैंने एक जगह पे पढ़ा था, लेकिन मैं उसमें कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि वो आप यही समझोगे कि शायद मैं हकीमी दवाई बता रहा हूँ आपको। मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि जो सब्ज इलायची होती है ना, अगर आप रात सोने से पहले 2 या 3 सब्ज इलायचियां खाओ तो आपका मेलेटोनिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। तो अगर आपको नींद का मसला है तो आप रात को सोने से पहले 1-2 इलायचियां लाजमी इस्तेमाल किया करो। उससे मैंने पढ़ा था, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मैंने एक जगह पे पढ़ा था और बड़ी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा था कि जो सब्ज इलायची होती है ये क्या करती है? मेलेटोनिन की प्रोडक्शन को ज्यादा करती है, जिससे क्या होता है कि आपको नींद ज्यादा अच्छे से आती है। ठीक है, और अगर फिर भी आपकी नींद ठीक नहीं होती तो यू कैन गो फॉर मेलेटोनिन सप्लीमेंट। जो मेलेटोनिन के सप्लीमेंट्स होते हैं इनका नुकसान नहीं होता और ये आप यूज कर सकते हो। अगर फिर भी नींद ठीक नहीं होती तो फिर आप कोई नींद की गोली खा सकते हो। अब आपको पता है कि नींद की जो गोलियां होती हैं उसके बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। हम सबसे पहले पेशेंट को लगाते हैं कोई एलर्जी वाली टैबलेट्स पे। जो एलर्जी वाली टैबलेट्स होती हैं जिसमें आपकी आती है सिट्रीजीन, ठीक है, जिसमें आपकी रिजिक्स आती है। सिट्रीजीन, जो सिट्रीजीन है इस ये भी क्या है? सीडेटिंग ड्रग है। तो जो रिजिक्स है इससे आपको नींद आती है। उसके अलावा उसके अलावा आपने याद रखना है कि एक तो सिट्रीजीन से नींद आती है। उसके अलावा हम अगर हमारा जो पेशेंट है वो उसकी नींद फिर भी ठीक ना हो रही हो तो हम किस पे लगाते हैं? हम फिर बेंजोडायज़ेपिन्स पे लगाते हैं। जो बेंजोडायज़ेपिन है इसकी मैं आपको एक टैबलेट बताता हूँ, दैट इज टैब टैब एल्प। जो टैब एल्प है ये 0.5 mg में अवेलेबल होती है एंड इट इज बेंजोडायज़ेपिन। लेकिन इसका एक मसला है, जो आपकी डीप स्लीप होती है ना ये उसके दौरानिए को क्या कर देती है? कम कर देती है। तो जो आपकी बेंजोडायज़ेपिन्स हैं जिसमें एल्प आती है इसको आप नींद की गोली में इस्तेमाल के लिए तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगी। आपको बड़े डरावने ख्वाब आएंगे, अजीब सी नींद आएगी। इसके अलावा दूसरी बात, जो आपकी एल्प है इसको आप लंबे अरसे तक यूज नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि पेशेंट की इसके ऊपर डिपेंडेंस हो जाती है। तो जो एल्प है इसको अगर आपके कोई घर में ऐसा पेशेंट है जो बहुत ज्यादा परेशान है या उसको नींद ही नहीं आ रही तो आप कभी कभार इसको यूज कर सकते हो, लेकिन आपने लॉन्ग थेरेपी में इसको यूज नहीं करना क्योंकि इसकी क्या आ जाती है? डिपेंडेंस आ जाती है। ठीक है, तो ये आपकी नींद वाली गोलियां। और अगर आपको आपके घर में कोई इंसोमिया का पेशेंट है, इंसोमिया, ठीक है, अगर आपके घर में कोई इंसोमिया का पेशेंट है तो आप उसको मेलेटोनिन के सप्लीमेंट्स भी दे सकते हो। इसके ऊपर यू वर्ल्ड का एक पूरा क्वेश्चन दिया तो वो आपने देख लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद डॉक्टर महनूर कह रही है कि ठंडी लस्सी पीने से भी बहुत ज्यादा नींद आती है। बिल्कुल, अगर आप सुबह सुबह लस्सी पियोगे तो फिर आपको सारा दिन नींद आती रहेगी। ठीक है, बाकी डॉक्टर रिमशा पूछ रही है कि यूट्यूब पे नहीं आ रहा, यूट्यूब पे आ रहा है। ठीक है, मैंने दोबारा उसको लाइव कर दिया है तो यूट्यूब पे भी दोबारा ये क्लास आ रही है। अच्छा खैर, हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं अच्छा कि जो हमारा मेलेटोनिन के सप्लीमेंट्स है इसको हम नींद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब मुझे बताएं कि जो आपकी नींद है इसकी मेजर स्टेजेस कितनी थी? जो आपकी नींद है इसकी मेजर स्टेजेस कितनी थी? तो मैंने आपको बताया था कि मेजर स्टेजेस कितनी है? 2 हैं। पहली स्टेज कौन सी थी? ऐसी स्टेज जिसके अंदर आपकी आईज मूव नहीं करती, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन आरईएम स्टेज। उसको हम क्या कहते हैं? नॉन आरईएम स्टेज कहते हैं। ये जो नॉन आरईएम स्टेज है ये कितने परसेंट होती है? ये तकरीबन आपकी 75% होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि जो हमारी नॉन आरईएम स्टेज है इसके अंदर फर्दर 3 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? आपकी होती है स्टेज 1, ठीक है, एक कौन सी होगी? स्टेज N1। जो स्टेज N1 है ये आपकी नॉन आरईएम में आती है और ये 5% होती है।
और जब आप सोते हो तो पहली स्टेज कौन सी आती है, N1 आती है, और इसमें आप अभी गहरी नींद के अंदर नहीं होते। तो ये क्या है, आपकी लाइट स्लीप है। इसके अंदर आपको गहरी नींद नहीं आती, आप हल्की फुल्की लाइट स्लीप के अंदर होते हो। और इसकी वेव लाजमी याद रखनी है कि जो N1 है, आपको पता है कि जो थीटे लोग होते हैं, अच्छा बड़े स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैं थीटों का अक्सर जिक्र करता हूँ, तो थीटा होता कौन है? थीटा हम कहते हैं कि जो जो बंदा बहुत ज्यादा पढ़ता हो, एक्स्ट्रा ही कुछ पढ़ता हो, दिन रात पढ़ी जा रहा है, उसको हम कहते हैं थीटा। तो आपको पता है कि जो थीटे लोग होते हैं वो हमेशा नंबर 1 आते हैं। मतलब पाकिस्तान के जो रट्टा वाला सिस्टम है, इसमें जो थीटे लोग होते हैं वो क्या आते हैं, नंबर 1 आते हैं। किताबी कीड़े को हम कहते हैं थीटा कहते हैं। तो आपके जो N1 है, जो नंबर 1 है, वैसे तो नंबर 1 पाकिस्तान में किसी और को समझा जाता है, लेकिन जो आपके थीटे लोग हैं, इसको आपने याद रखना है कि थीटा वेव्स बनती हैं। आपके कौन बनती हैं? थीटा वेव्स बनती हैं किसके अंदर? N1 के अंदर। थीटे लोग हमेशा नंबर 1 आते हैं, तो थीटा वेव्स बनती हैं आपकी किसके अंदर? N1 के अंदर। उसके बाद उसके बाद आपकी जो स्टेज 1 है, ये कितने परसेंट होती है? ये सिर्फ 5% होती है। उसके बाद हमारी आती है स्टेज 2। जो आपकी स्टेज 2 है, ये कितने परसेंट होती है? तो आपने याद रखना है कि जो आपकी स्टेज 2 है, जो स्टेज 2 है, ये क्या है? आपकी 45% है। ठीक है, स्टेज 2 कितने परसेंट है? 45% है। और इसमें आप गहरी नींद के अंदर चले जाते हो, तो इट इज अ डीपर स्लीप। ये क्या है? आपकी गहरी नींद वाली स्टेज है। तो आप गहरी नींद के अंदर चले गए, डीपर स्लीप। उसके अलावा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है ब्रुक्सिज्म। ठीक है, वो क्या चीज है? ब्रुक्सिज्म। आपको पता है कि जब हम सोते हैं, तो शायद आपको ना पता हो, लेकिन आप अपने घर के किसी भी बंदे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जब वो स्टेज 2 के अंदर होगा ना, तो अपने दांतों को ग्राइंड करेगा। जिस तरह हम वो किसी पे करते नहीं, इसको हम कहते हैं ब्रुक्सिज्म। ब्रुक्सिज्म का मतलब होता है ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, कि आप अपने दांतों को क्या करो? ग्राइंड करो। ठीक है, जिस तरह हमें किसी पे गुस्सा आ रहा हो ना, तो हम ग्राइंडिंग करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्रुक्सिज्म। तो स्टेज 2 में हमारे पास क्या होती है? ब्रुक्सिज्म, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ होती है। उसके अलावा इसमें आपकी वेव्स कौन सी बनती हैं? तो इसमें आपकी एक वेव बनती है जिसको हम क्या कहते हैं? स्लीप स्पिंडल। ठीक है, ये वेव का नाम है। इसमें हमें क्या मिलती है? स्लीप स्पिंडल मिलती है और के कम्प्लेक्सेस मिलती है। जो ईईजी है, इसमें हमें स्लीप स्पिंडल मिलेगी और क्या मिलेंगे? के कम्प्लेक्सेस मिलेंगे। उसके बाद तीसरी जो स्टेज है, जो स्टेज 3 है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आपने लाजमी समझना है। जो स्टेज 3 है, ये कितने परसेंट होती है? ये तकरीबन होती है 25%। जो स्टेज 3 है, ये कितने परसेंट होती है? 25%। और ये क्या है? सबसे गहरी है, मतलब कि डीपेस्ट। इसमें क्या होता है कि आप सबसे गहरी नींद के अंदर होते हो। कौन सी स्टेज में? नॉन आरईएम। जो नॉन आरईएम की सबसे डीपेस्ट स्टेज है, वो कौन सी है? दैट इज स्टेज नंबर 3। इसमें आप बहुत ज्यादा गहरी नींद के अंदर होते हो। तो इसमें होता क्या है, ये आपने याद रखना है। इसमें सबसे पहले तो अगर आपको चलने की आदत है, अगर आपको क्या है, अगर आप माशाल्लाह सोते हो और रात को आप बिस्तर पकड़ते हो और उठ के भाग जाते हो, तो इसको हम कहते हैं स्लीप वॉकिंग। इसको हम क्या कहते हैं? स्लीप वॉकिंग। तो जो आप स्लीप वॉकिंग करते हो, रात को उठ के चल चल पड़ते हो, तो वो किस स्टेज के अंदर होता है? वो स्टेज 3 के अंदर होता है। उसके अलावा अगर आप रात को सोए सोए डर जाते हो, तो इसको हम कहते हैं स्लीप टेरर्स। इसको हम क्या कहते हैं? स्लीप टेरर। तो जो आप रात को सोए सोए डर जाते हो, तो वो किस स्टेज में होता है? स्टेज नंबर 3 में। उसके अलावा जो मेल हैं, आपको पता है कि मेल के अंदर क्या होती है? बेड वेटिंग होती है। मेल के अंदर क्या होती है? बेड वेटिंग होती है। तो मेल के अंदर जो बेड वेटिंग होती है, या जो छोटे बच्चे यूरिन कर देते हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे यूरिन वगैरह कर देते हैं, तो वो किसके अंदर करते हैं? स्टेज 3 के अंदर। तो बेड वेटिंग, स्लीप टेरर और स्लीप वॉकिंग, ये किसके अंदर होता है? आपके पास स्टेज 3 के अंदर। और इसके अंदर हमें वेव्स कौन सी मिलती हैं? दैट इज डेल्टा वेव्स। दैट आर डेल्टा वेव्स। जो डेल्टा वेव्स हैं, ये क्या हैं? जो डेल्टा वेव्स हैं, ये आपकी, इसमें क्या होता है? लो फ्रीक्वेंसी और हाई एम्पलीट्यूड होता है। ओके, अब मुझे बताएं कि जो आपकी स्टेज N3 थी, जो आपकी स्टेज N3 थी, इसमें आपको चलने की आदत होती है, इसमें आपको रात को सोते हुए डर लगता है, इसमें आपको बेड वेटिंग होती है। अगर कोई बंदा है उसको स्लीप टेरर, डॉक्टर रिमशा, स्लीप टेरर हम कहते हैं रात को डर जाना। अगर आप सोए हुए हो तो आपको रात को मतलब डर जाते हो अचानक, तो ये आप इसको हम कहते हैं स्लीप टेरर। अच्छा मुझे बताएं कि अगर कोई बंदा है और उसके अंदर ये तीनों सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, अगर उसके अंदर ये तीनों सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे? तो हमने क्या किया? हमने इसको स्टडी किया। हमने कैसे स्टडी किया? हमने कहा कि यार, चूंकि ये स्टेज 3 के अंदर हो रहा है, ये तीनों काम किसके अंदर हो रहे हैं? स्टेज 3 के अंदर। तो हमारे पास एक ऐसी ड्रग है जिसको हम कहते हैं बेंजोडियाजेपिन। जिसको हम क्या कहते हैं? बेंजोडियाजेपिन। जो आपकी बेंजोडियाजेपिन होती है, ये क्या करती है? ये आपकी जो N3 वाली स्टेज होती है, उसको कम कर देती है। जो बेंजोडियाजेपिन है, ये N3 वाली स्टेज के ड्यूरेशन को कम कर देगी। तो मुझे बताएं कि अगर आप किसी बंदे को बेंजोडियाजेपिन दो, तो उसके अंदर N3 की जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाए, तो जो उसके अंदर स्लीप वॉकिंग है, स्लीप टेरर है, बेड वेटिंग है,
ये फिर ठीक हो जाएगा या और ज्यादा वर्स हो जाएगा? शाबाश, जल्दी बताएं। तो जाहिर बात है कि जब हमने इसको बेंजोडायजेपिन दी, उससे क्या हुआ, N3 कम हो गया। जब N3 कम हुआ तो उसकी स्लीप वॉकिंग, उसकी स्लीप टेरर, उसकी बेड वेटिंग क्या हो गई, ठीक हो गई। डॉक्टर अली रजा, ठीक हो जाएगी। देखें, क्योंकि ये सारा काम हो रहा है आपके N3 के अंदर। तो जब हमने बेंजोडायजेपिन दी तो ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगी। तो क्या होगा कि आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा और वो आपको दवाएं देगा। तो आपने याद रखना है, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और उसको क्या है, उसको स्लीप वॉकिंग है, स्लीप टेरर है, तो आप उसमें क्या दोगे, बेंजोडायजेपिन दोगे। और जो बेंजोडायजेपिन है, इसमें मैंने आपको एक टैबलेट का नाम भी बताया है, दैट इज टैब एल्प। जो टैब एल्प होती है 0.5 mg में होती है। अगर आपको एल्प नहीं मिलती तो एक और टैब मेरे जेहन में आ रही है, दैट इज XANX 0.5 mg। ठीक है, तो ये दोनों क्या है हमारे पास, दोनों क्या है हमारे पास, बेंजोडायजेपिन है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये हो गई आपकी 3 स्टेजेस। विल इट आल्सो इफेक्ट बेड वेटिंग? बिल्कुल करेगा। अगर आपकी देखिए जो बेड वेटिंग है ना, बेड वेटिंग में मतलब इस यहाँ पे 2 मतलब बन सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो बिस्तर गीला कर देते हैं, तो उसमें भी बेड वेटिंग आ सकती है। उसके अलावा ये जो मर्दों के अंदर होता है बेड वेटिंग, उसके अंदर भी आ सकता है। ठीक है सर जी, 0.5 तो बहुत डेंजरस है। बहुत नहीं, कहाँ पे डेंजरस है? जो 0.5 mg मैंने लिखा है, ठीक है, 0.5 mg बहुत छोटी सी गोली होती है, बहुत छोटी सी गोली होती है 0.5 mg की। अच्छा खैर, हम आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं, दैट इज REM। ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट, जो हमारी एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हमारी आंखें क्या कर रही होती हैं, ऑसिलेट कर रही होती हैं। इसको हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। और ये कितने परसेंट होती है? ये तकरीबन होती है टोटल स्लीप का 25%। और इसके अंदर फर्दर कोई भी स्टेज नहीं होती। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो आपकी REM है ये 25% होती है। और इसके अंदर कौन सी वेव्स बनती हैं? इसके अंदर हमारे पास बनती हैं बीटा वेव्स। ठीक है, और ये आपने याद रखना है कि ये क्या है, ये हमारी सबसे गहरी नींद है। जब हम बहुत ज्यादा गहरी नींद के अंदर होते हैं तो हमारी रैपिड आई मूवमेंट वाली स्टेज चल रही होती है। ठीक हो गया, ओके। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि आपके जो मसल की टोन है, ठीक है, जो आपका REM है, REM स्टेज में क्या होता है, मसल टोन बहुत ज्यादा कम हो जाती है। मसल टोन कम क्यों हो जाती है? ताकि आपके मसल रिलैक्स कर दें, ताकि आपके मसल क्या हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। उसके अलावा जो आपका ब्रेन की ऑक्सीजन है, ठीक है, ब्रेन ऑक्सीजन आपका ज्यादा यूज करेगा किसके दौरान, REM के दौरान, क्योंकि आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही है, वो आराम कर रही है। उसके अलावा इसमें क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, आपके अंदर जो एसिटाइल कोलिन है वो भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको क्या होगा, आपको ड्रीमिंग, मतलब कि आपको जो ख्वाब आते हैं, ठीक है, आपको जो ख्वाब आते हैं वो कौन से आते हैं? आपको किसी बंदे के अगर ख्वाब आते हैं तो वो किसके दौरान आएंगे? वो आपके आएंगे REM स्टेज के दौरान। उसके अलावा नाइटमेयर्स हम कहते हैं डरावने ख्वाब को। ठीक है, नाइटमेयर्स मतलब आपको रात को ख्वाब आता है कि मेरा तो अल्लाह ना करे एग्जाम ही पास नहीं हुआ, तो ये क्या है आपके लिए नाइटमेयर है। तो नाइटमेयर किसके दौरान आता है? आपका REM के दौरान आता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है कि मर्दों के अंदर और मेल और फीमेल के अंदर क्या होता है। देखिए, जो मेल होते हैं, मेल के अंदर क्या होगा, पिनाइल इरेक्शन। ठीक है, आपको पता है कि मेल के अंदर क्या होती है, जब वो सुबह उठते हैं या जब सोने के दौरान क्या होता है, उनका पीनस इरेक्ट हो जाता है। तो पिनाइल इरेक्शन होगी मेल में किस स्टेज के दौरान? REM स्टेज के दौरान। लेकिन ये तो हो गया मेल के अंदर। फीमेल के अंदर क्या होगा? आपको पता है कि मेल के अंदर फीमेल के अंदर जो एनालॉग होता है, दैट इज क्लीटोरस। तो इसके अंदर क्या होगा, क्लीटोरल इरेक्शन। के फीमेल के अंदर क्या होगा, क्लीटोरिस इरेक्ट हो जाएगा, और मेल के अंदर क्या हो जाएगा, पीनस इरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपकी REM स्टेज के दौरान। उसके अलावा जो आपकी मेमोरी बनी होती है, जो थोड़ी बहुत मेमोरी बनी होती है, आपका ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, तो इसको हम कहते हैं मेमोरी प्रोसेसिंग। तो मेमोरी प्रोसेसिंग भी किस दौरान हो रही होती है? आपकी REM स्टेज के दौरान हो रही होती है। उसके अलावा आपके अंदर और क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स होती हैं, और ये कौन करवाता है? आपका पैरामेडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको आपने रीड कर लेना है। ओके, अब जरा ना इसको आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये क्लिनिकल बातें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पे जरा फोकस करना है आपने। देखें, फर्ज करें कि अगर कोई बंदा है और उसको क्या हो गया है, उसको डिप्रेशन हो गई है, उसको क्या हो गई है, डिप्रेशन हो गई है, तो उसके अंदर क्या होगा? अगर कोई बंदा है और उसका फर्ज करें ब्रेकअप हो गया, उसको बहुत ज्यादा टेंशन है, डिप्रेशन में है वो बंदा, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये हम जरा देखते हैं। देखिए, जब कोई बंदा डिप्रेशन में होगा तो आपने याद रखना है कि उसके अंदर जो टोटल REM है, ठीक है, उसकी जो डीप स्लीप होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। उसकी जो REM वाली स्टेज है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो टोटल REM स्लीप ज्यादा, लेकिन इसकी जो लेटेंसी है, लेटेंसी क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। तो लेटेंसी इसकी क्या हो जाएगी, लेटेंसी ऑफ REM की जो लेटेंसी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन टोटल REM क्या हो जाएगी हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब लेटेंसी क्या होता है, इसको जरा देसी जुबान में सुने। आप सोते हो आप पहले होते हो लाइट स्लीप में,
फिर आप जाते हो डीप स्लीप में। तो वो वाला वक्त जब आप लाइट से डीप स्लीप के अंदर जाते हो उसको हम कहते हैं लेटेंसी, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंसी कहते हैं। तो उसने ये लिखा हुआ है कि जब आप डिप्रेशन के अंदर होते हो तो आप आरईएम स्लीप के अंदर जल्दी चले जाते हो और आपका जो टोटल आरईएम स्लीप वाला चक्कर होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा। तो डिप्रेशन के अंदर टोटल आरईएम स्लीप ज्यादा, लेकिन जो लेटेंसी है ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, आपको पता है कि बुढ़ापे में जो बूढ़े लोग होते हैं उनको नींद नहीं आती। आपके घर में अगर कोई बूढ़ा बंदा है तो आपको बताएगा कि यार मुझे तो रात को नींद नहीं आती। तो जो बूढ़े लोग होते हैं इनको नींद क्यों नहीं आती, ये जरा थोड़ा सा इस पे रोशनी डालते हैं। देखिए, आपने याद रखना है जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं ना, तो हमारे अंदर जो रैपिड आई मूवमेंट वाली स्टेज है, जो आरईएम है, ये कम हो रही है। जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं, जो हमारी डीप स्लीप है जिसमें हमारे मसल रिलैक्स होते हैं वो कम हो रही है। तो आरईएम क्या हो रही है, कम हो रही है। इसके अलावा जो हमारी डीपेस्ट स्लीप होती है, डेट इज N3, वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो बूढ़े लोगों में आरईएम भी कम हो जाता है और आपकी जो N3 स्टेज है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके अलावा जो बूढ़े लोग होते हैं इनके अंदर स्लीप लेटेंसी ज्यादा हो जाती है। इनके अंदर क्या हो जाता है, स्लीप लेटेंसी ज्यादा हो जाती है। अब स्लीप लेटेंसी क्या है, देखें, माशाल्लाह आप गए 8 बजे, आप 8 बजे अपने बिस्तर पे लेट गए, लेकिन आपको नींद आई 11 बजे। तो 8 से लेके 11 बजे के दरमियान जो वक्त है उसको हम कहते हैं लेटेंसी। तो आप सोए और आपको सोते सोते कितना टाइम लग गया, इसको हम कहते हैं लेटेंसी। इसको हम क्या कहते हैं, लेटेंसी कहते हैं। आप सोने लगे और आपको सोते सोते कितना टाइम लग गया, इसको हम कहते हैं लेटेंसी। तो आपने याद रखना है, जो बूढ़े लोग होते हैं ये बेचारे कोशिश करते हैं, इनको जल्दी नींद नहीं आती। और अगर नींद आ जाए तो उसमें जो N3 स्टेज होगी और उसमें जो आरईएम स्टेज होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। तो आपने याद रखना है कि जो बूढ़े लोग होते हैं इनके अंदर स्लीप लेटेंसी ज्यादा हो जाती है। मतलब कि मतलब कि क्या होगा कि ये सोएंगे, ये 11 बजे सोएंगे, लेकिन इनको नींद कितने बजे आएगी, 3 बजे। तो ये ओल्डर पीपल के अंदर होता है और इनके अंदर आरईएम स्टेज कम होती है और जो N3 स्टेज है वो भी क्या होती है, कम होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो बूढ़े लोग होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर अर्ली राइजर। आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग हैं वो बड़ी जल्दी से उठ के फिर बाकियों को भी उठा देते हैं। ठीक है, तो दे आर अर्ली राइजर क्यों, क्योंकि इनमें इनका कोई कमाल नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे हम भी बूढ़े हो जाएंगे हम भी जल्दी उठना शुरू हो जाएंगे। तो जो बूढ़े लोग होते हैं इनकी स्लीप लेटेंसी ज्यादा होती है, इनको नींद थोड़ी सी देर के बाद आती है, इनकी डीप स्लीप कम होती है और ये सुबह जल्दी उठ जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये सारी आपने बातें याद रखनी है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है नार्कोलेप्सी के बारे में। अच्छा, नार्कोलेप्सी किसको कहते हैं, नार्कोलेप्सी हम कहते हैं ऐसा बंदा जो दिन टाइम भी सोता रहे, जिसको नींद बहुत ज्यादा आती रहे, सोए सोए रहे वो, ठीक है, जो बिल्कुल ही सोया रहे, तो वो नार्कोलेप्सी है। तो जो नार्कोलेप्सी है, नार्कोलेप्सी में क्या होता है, नींद बहुत ज्यादा आती है। तो नार्कोलेप्सी में आपने याद रखना है कि ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा सोते हैं, जिनको नार्कोलेप्सी होती है, ये एक प्रॉब्लम है, एक डिजीज है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी आरईएम स्टेज है वो कम हो जाती है और आपकी जो लेटेंसी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो नार्कोलेप्सी में आरईएम भी कम और लेटेंसी भी कम। ठीक है, इसमें आपने ओल्डर वाला याद रखना है। बाकी डॉक्टर रिमशा पूछ रही हैं कि अर्ली राइजर वाला कैसे ठीक करें, ये तो ऐसे अच्छी बात है, आप सुबह जल्दी उठा करें। लेकिन देखें, जो जो लोग इंसोम्निया के पेशेंट होते हैं ना, जिनको नींद नहीं आती, तो मैं इंसोम्निया की ना आपको एक दो सिम्टम्स बता देता हूँ जो हमने साइकेट्री में पढ़ी थी। आपको नींद जल्दी ना आए, मतलब आपकी जो स्लीप लेटेंसी है वो ज्यादा हो जाए, आप सोने की कोशिश करो लेकिन आपको बहुत लेट नींद आए। उसके अलावा अगर आपको नींद आए तो बहुत डिस्टर्ब्ड नींद आए, ये इंसोम्निया की सेकंड सिम्टम है। तीसरी जो सिम्टम है, जो बड़ी मेजर सिम्टम है इंसोम्निया की, वो है आपकी जल्दी आंख खुल जाए। अगर आप रात को लेट सोते हो और सुबह आपकी जल्दी आंख खुलना शुरू हो गई है, तो समझ लें आपको क्या हो गया है, इंसोम्निया हो गया है। और बहुत ज्यादा ये मतलब जो इसके पेशेंट्स आजकल बहुत ज्यादा फैल रहे हैं या बहुत ज्यादा ये डिजीज फैल रही है। ठीक है, तो इंसोम्निया बहुत कॉमन होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने इसमें देख लेनी है, ये सारी जो इंपॉर्टेंट बातें वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद ना इसका आपकी बुक ने निमोनिक दिया हुआ है, तो वो निमोनिक को हम जरा देखते हैं। उसने ये निमोनिक दिया हुआ है कि जो आपके बैट होते हैं, ठीक है, जो आपके बैट होते हैं, बैट, BAT, बैट्स, बैट्स क्या करते हैं, बैट्स ड्रिंक ब्लड। ठीक है, बैट्स क्या करते हैं, ब्लड को ड्रिंक करते हैं। तो उसने आपको ये बताया हुआ है कि जब आपकी आंख खुली होगी, जब आपकी क्या आंख आईज क्या होंगी, ओपन होंगी, तो कौन सी वेव्स बनेगी, बीटा वेव बनेगी। उसके अलावा ए से क्या होगा, अल्फा वेव। तो ए से क्या होगा, अल्फा वेव। तो जब आपकी आंखें क्या होंगी, क्लोज होंगी, ठीक है, ठीक, तो जब आपकी आईज क्लोज होंगी तो अल्फा वेव बनेगी। उसके अलावा जो आपकी टी वेव है, टी वेव कब बनी थी, टी से थीटा वेव। तो थीटा वेव कब बनी थी, मैंने बताया कि जो थीटे लोग होते हैं वो हमेशा नंबर 1 आते हैं। तो ये किसके दौरान बनेगी, N1 के दौरान। जो आपकी एस वेव है, एस से क्या है, स्पिंडल, ठीक है, एस से क्या है, स्लीप स्पिंडल। तो ये आपकी किस किस स्टेज के दौरान बनती है, N2 के दौरान। उसके बाद आपकी आती है डी वेव, जो डेल्टा वेव है, ये किस स्टेज के दौरान बनती है, N3 के।
जो आपकी बी है ये किसके दौरान बनती है, आपकी जो REM है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये EEG की वेव्स है, कि जब आप सोते हो तो EEG के ऊपर कौन कौन सी वेव्स बनती हैं, ये मैंने आपको सारा निमोनिक बताया है। तो आपकी बुक ने भी लिखा हुआ है दैट इज बैट्स ड्रिंक ब्लड, जो बैट्स हैं वो ब्लड को ड्रिंक करते हैं, तो उसमें ये सारी स्टेजेस आती हैं, ठीक हो गया। बाकी डॉक्टर निमरा पूछ रही है कि नाइटमेयर और नाइट टेरर में क्या फर्क होता है। देखें, नाइटमेयर का मतलब होता है डरावना ख्वाब, डरावना ख्वाब मतलब कि आप उठे नहीं हो, और नाइट टेरर का मतलब क्या है कि आप सोए हुए थे और आप डर के उठ गए हो, तो इसका मतलब है नाइट टेरर, ठीक है। तो नाइटमेयर का मतलब होता है कि आपको कोई डरावना ख्वाब आता है, या आप ऊंचाई से नीचे गिर रहे हो, ये बड़ा लोगों को कॉमन ख्वाब आता है कि आप ना कोई बहुत ऊंचा एरिया है, तो आप उससे ना नीचे गिर रहे हो, और जैसे ही आप गिरते हो आपकी आंख खुल जाती है, ठीक है। तो ये आप मतलब कि जो नाइट टेरर होता है वो उसका मतलब होता है कि आप रात को सोए हो और आप डर गए हो, तो इसको हम कहते हैं नाइट टेरर, ठीक है। अच्छा खैर, ये आपने याद रखना है, इसमें जो EEG वाली वेव्स है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने लाजमी करना है कि कौन सी स्टेज के दौरान कौन सी वेव बनती है, ठीक हो गया। उसके बाद है जी कि REM लेटेंसी बता दे। देखिए डॉक्टर फसीहा, मैंने ये बताया कि REM लेटेंसी का मतलब ये है कि आप सोए, जब आप सोते हो तो सबसे पहले, जब आप सोते हो तो सबसे पहले कौन सी आती है, डॉक्टर मुदस्सिर का सवाल भी इसमें कवर हो जाएगा। देखें, आप माशाल्लाह सोने लगे, आप 8 बजे अपने बिस्तर में चले गए, जो आपको नींद आई 9 बजे, तो 8 से लेके 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्लीप लेटेंसी, इसको हम क्या कहेंगे, स्लीप लेटेंसी। आप सोने गए, लेकिन आप 8 बजे आपने सोना शुरू किया, लेकिन नींद कितने बजे आई, 9 बजे, तो इस 1 घंटे को हम कहेंगे स्लीप लेटेंसी। उसके बाद आप सो गए, 9 बजे आप सो गए, अब जब आप सोए तो सबसे पहले आपकी आती है लाइट स्लीप, और लाइट स्लीप कौन सी थी, N1, आपकी नॉन रैपिड आई मूवमेंट होगी, और आपकी सबसे पहले आएगी N1 स्टेज, अब उसके बाद आएगी N2, उसके बाद आएगी N3, N3 के बाद आपकी आएगी REM स्टेज। तो ऐसा टाइम जो आपको लगा REM स्टेज तक पहुंचने में, देखें पहले आपकी क्या हुआ, पहले आपकी आई लाइट वाली नींद, मतलब आपको हल्की नींद आई, तो हल्की से गहरी नींद तक का जो सफर था, जो टाइम था, उसको हम कहते हैं REM लेटेंसी। कि REM लेटेंसी का मतलब क्या है कि REM स्टेज तक पहुंचते पहुंचते में कितना टाइम लग गया, उसको हम कहते हैं REM लेटेंसी कहते हैं, ठीक हो गया। बाकी डॉक्टर अदनान कह रहे हैं कि इन वेव्स का हमें फायदा क्या होता है। देखिए, अगर कोई बंदा है और उसको इंसोम्निया है, या अगर कोई बंदा है उसको कोई और प्रॉब्लम है, उसको नींद का कोई मसला है, या कोई और बंदा है उसका रात को सोते हुए क्या होता है, उसका दम घुटता है, ठीक है, उसको क्या है, उसको एपनिया, उसको स्लीप एपनिया, इसको हम कहते हैं स्लीप एपनिया। तो उसके डायग्नोज के लिए हम उसकी क्या करते हैं, हम उसकी स्लीप स्टडी करते हैं। तो अगर किसी बंदे की आप स्लीप स्टडी करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप उसकी ये वाली वेव्स डिस्कस करोगे, ठीक है। तो ये वेव्स आपको बताएंगे कि उसमें कौन सी स्टेज कितने टाइम के लिए हो रही है। उसके अलावा स्लीप पैरालिसिस बता दे। देखिए जो स्लीप पैरालिसिस है ये तकरीबन आप में से हर बंदे ने तकरीबन फील किया होगा। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, आपको ऐसे लगता है कि कोई बहुत बड़ी जो आत्मा है ना, कोई बहुत बड़ा जो कोई जिन है, वो आपके ऊपर आके बैठ गया रात को और आपका सांस नहीं निकल रहा, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है स्लीप पैरालिसिस, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अक्सर होता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लाइफ में 1-2 बार होता है, ठीक है। तो ये मतलब साइकोलॉजिकल का मसला है, ये इसमें कोई ये मेजर इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपको बार बार हो रहा है तो फिर आपको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, लेकिन इसमें होता यही है कि कोई बहुत बड़ी चीज है जो आपके ऊपर आके बैठ गई है और आपका दम घुट रहा है, ठीक है, और फिर आप डर के उठ जाते हो, आपका सांस भी नहीं निकलता, आप आवाज देने की कोशिश करते हो लेकिन आपकी आवाज नहीं जाती, ठीक है। नींद में बोलना किस स्टेज में आता है, ये आपके उसमें ही आता है, गहरी नींद वाला जो है ना वो आपका है N3 और REM स्टेज में आता है, ठीक है। खैर हम आगे चलते हैं, इसको छोड़ें आप नींद को, तो ये इसमें सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। बाकी इसमें और इसने ना ये बताया हुआ है कि जो आपकी अल्कोहल है, ठीक है, मतलब अगर आप शराब पीते हो, ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट है, इसको कर देते हैं। जो आपकी अल्कोहल है, उसके अलावा जो आपकी बेंजोडियाजीपीन है, ठीक है, अल्कोहल, बेंजोडियाजीपीन, ये ड्रग्स हैं, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे बेंजोडियाजीपीन है, उसके अलावा अल्कोहल है, बारबिचुरेट्स हैं, ये सारे क्या करते हैं, ये आपकी REM स्टेज को कम कर देते हैं। जो अल्कोहल बेंजोडियाजीपीन है, ये डेल्टा वेव और REM को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो उसने ये लिखा हुआ है कि जो बेंजोडियाजीपीन है, अगर आपको रात को डर लगता है, अगर आप रात को सोते सोते डर जाते हो, या आपको स्लीप वॉकिंग है, ठीक है, अगर आप मतलब रात को चलते हो, तो ये कैसे आप ठीक कर सकते हो, यू कैन यूज बेंजोडियाजीपीन, ठीक है। जो बेंजोडियाजीपीन होता है ये क्या करता है, बेंजोडियाजीपीन हमारे REM स्टेज को कम कर देगा, और REM स्टेज में क्या होता है, बेड वेटिंग होती है, उसके अलावा स्लीप टेरर होता है, और नाइटमेयर्स होते हैं, तो इसको हम फिर क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने सारे पॉइंट्स हैं। मुझे बताएं कि आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्लीप फिजियोलॉजी समझ आ गया।
इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ ना आ रहा हो तो बता दें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं और आगे आपका आता है जी रट्टा वाली बातें। जो रट्टे वाली बातें उसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। चलें जी, डॉक्टर अक्सा को, डॉक्टर निम्रा और डॉक्टर अदनान, डॉक्टर सईदा तकरीबन सबको समझ आ गया है, बहुत अच्छी बात है और ये आपने इसको अच्छे से करना है, क्योंकि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है। आपको अपनी नींद के बारे में पता चलेगा कि जब आप सोते हो तो कौन-कौन सी स्टेजेज़ आती हैं। दूसरे नंबर पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? इसको आपने स्किप नहीं करना। उसके बाद अब हम ज़रा चलते हैं न्यूरो एनाटॉमी पे। अब जो न्यूरो एनाटॉमी है, ज़ाहिर-सी बात है कि इसको मैं आपको थोड़ा-सा तरीका बता सकता हूँ कि इसको आपने याद कैसे करना है, लेकिन रट्टा आपने खुद ही मारना है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो इसको हम ज़रा चलते हैं, दैट इज़ पेज नंबर 513। तो जो पेज नंबर 513 है, इसके ऊपर चलते हैं एंड दैट इज़ हाइपोथैलेमस। अब ये न्यूरो एनाटॉमी का टॉपिक है, मतलब आपको पता है कि जो एनाटॉमी होती है वो याद करनी पड़ती है, लेकिन इसमें याद क्या-क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जो आपका प्यारा सा होता है ना हाइपोथैलेमस, जो आपका क्या होता है प्यारा सा हाइपोथैलेमस होता है, ये क्या चीज़ होती है? हाइपोथैलेमस आपने याद रखना है कि हाइपोथैलेमस हमारे होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? न्यूरोलॉजी सब सिस्टम से इंटरेस्टिंग चल रही है अभी तक। इंशाल्लाह जो न्यूरोलॉजी है ना, इसकी मतलब आपको काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है? आगे जाके काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इसमें कुछ टॉपिक्स मुश्किल भी हैं, लेकिन आगे जाके आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अच्छा ख़ैर, आपने याद रखना है कि जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, डॉक्टर ग़ज़ाल बता भी रहे हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, और ये मतलब इसका काम क्या होता है? इसने आपको जो प्यास लगती है, थर्स्ट सेंटर है, उसके अलावा वाटर बैलेंस है, उसके अलावा एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसको ज़रा समझते हैं। देखें, जो आपका हाइपोथैलेमस है, आपके वाटर बैलेंस को और आपकी जो प्यास है, जो थर्स्ट सेंटर है, उसको कंट्रोल करता है, और इसके और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं। अब आपने याद रखना है कि जो आपका इंटीरियर पिट्यूटरी होता है, जो आपका इंटीरियर पिट्यूटरी होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। इसको हम क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। और जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है? तो उसको भी ये कौन कंट्रोल करता है? आपका प्यारा सा हाइपोथैलेमस करता है। अब जो हाइपोथैलेमस है, आपने याद रखना है कि हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन बनाता है। एक को हम कहते हैं एडीएच और दूसरे को हम क्या कहते हैं? दूसरे को हम कहते हैं जी ऑक्सीटोसिन। जो हाइपोथैलेमस है वो 2 हार्मोन को बनाता है, लेकिन किसके अंदर भेज देता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। जो आपका हाइपोथैलेमस है वो 2 हार्मोन्स बनाता है और इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर भेज देता है, ताकि वो क्या हो जाएँ? स्टोर हो जाएँ। ठीक हो गया? और उसके अलावा उसने लिखा हुआ है कि दीज़ रिलीज़ हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस रेगुलेटिंग हंगर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, टेम्परेचर एंड सेक्सुअल अर्ज। ठीक है? तो ये आपके हाइपोथैलेमस के सारे फंक्शन है, इसको आपने रीड कर लेना। उसके बाद इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका हाइपोथैलेमस है, इसमें इनपुट कैसे जाता है? कौन-सी चीज़ें आपकी इनपुट देती हैं हाइपोथैलेमस में? तो हाइपोथैलेमस में 2 चीज़ों से इनपुट जाता है। एक है आपका ओवीएलटी और दूसरा क्या है? प्रोस्टिमा, एरिया ऑफ प्रोस्टिमा। कल हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ प्रोस्टिमा और ओवीएलटी एरिया क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि पूरी बुक में, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि पूरी बुक में क्या होता है, डॉक्टर अफसाना जहान पूछ रहे हैं कि कौन-सी बुक है? देखिए, मैंने आपको बताया था ये हम फर्स्ट एड पढ़ रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट एड स्टेप जो यूएसएमएलई की फर्स्ट एड बुक है वो पढ़ रहे हैं और उसका पेज नंबर 513 है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आपका जो पूरा ब्रेन है ना वो कवर्ड है। पूरे ब्रेन के अंदर क्या है? पूरे ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, लेकिन एक जगह नंगा है, ठीक है? एक जगह क्या है? नेकेड है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एरिया ऑफ प्रोस्टिमा एंड ओवीएलटी एरिया। ये जो है देखिए, जो आपका ओवीएलटी है, ओ से ओवीएलटी और ओ से क्या होगा? ओस्मोलैरिटी। मतलब कि आपके ब्लड के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन, आपके ब्लड के अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो कौन डिटरमाइन करता है? दैट इज ओवीएलटी एरिया। जो ओवीएलटी एरिया, ये ऐसा एरिया जिसके ऊपर कोई भी ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। उसके बाद जो आपका एरिया ऑफ प्रोस्टिमा है, ठीक है? जो आपका एरिया ऑफ प्रोस्टिमा है, इट इज फाउंड इन डोर्सल मेडुला एंड इट इज रिस्पॉन्स टू इमिटिक्स के जो आपका एरिया प्रोस्टिमा, जिसको हम सीटीजी एरिया भी कहते हैं, ये आपके डोर्सल मेडुला के अंदर पाया जाता है एंड इट रिस्पॉन्ड टू द इमिटिक। मतलब कि कल मैंने आपको बताया था कि जो आपका होता है ना, अल्लाह भला करे, जो कीमोथेरेपी होती है, मतलब अगर आपको कीमोथेरेपी लगती है तो जो कीमोथेरेपी होती है वो आपके सीटीजी एरिया को स्टिमुलेट करती है और उससे क्या होता है? आपको फिर उल्टियां आती हैं, ठीक है? आपको वॉमिटिंग होती है। अच्छा, अब ना आपसे ये कोई नहीं पूछेगा, जो अभी तक हमने पूछा पढ़ा है ना, ये इसमें से एमसीक्यूज शायद ना आए। एमसीक्यूज कहाँ से आएगा? एमसीक्यूज आएगा इसके न्यूक्लियाई से। जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, इसके कौन-कौन से न्यूक्लियस होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, और उन न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है? आपका जो न्यूक्लियस है, वो होता क्या है? तो इसको सीखने के लिए ज़रा अपना कॉन्सेप्ट मेरी तरफ लेके आएँ, अपना ध्यान मेरी तरफ लेके आएँ। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, हर न्यूरॉन का, ठीक है? आपको पता है कि आपके ब्रेन के अंदर क्या होती हैं? मिलियन एंड बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं। तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज हम क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, इसको हम क्या कहते हैं? आपने याद रखना है, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आपकी कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी क्या है?
इनसाइड द सीएनएस है। अगर आपकी जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी है वो क्या है, इनसाइड द सीएनएस है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो आपको पता है कि हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अगर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड द सीएनएस हमारे दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। उसके अलावा अगर क्या है, अगर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द सीएनएस का मतलब क्या है कि अगर वो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गैंग्लियन। इसको हम क्या कहते हैं, गैंग्लियन कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस होते हैं ना, ये जो न्यूक्लियस होते हैं, हर न्यूक्लियस हमारी बॉडी के किसी ना किसी एरिया को कंट्रोल कर रहा होता है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका ब्रेन है ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको हम जल्दी समझ नहीं सकते। तो आपका जो न्यूक्लियस होता है, हमारे ब्रेन के अंदर डिफरेंट न्यूक्लियस होते हैं, तो हर न्यूक्लियस तकरीबन किसी ना किसी चीज को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। तो आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अब ऐसे न्यूक्लियस जो आपके हाइपोथैलेमस के अंदर पाए जाए, ऐसे न्यूक्लियस जो हाइपोथैलेमस के अंदर पाए जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। उनको हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई कहते हैं। अब ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई हैं, हर न्यूक्लियस आपके बॉडी में डिफरेंट फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब ये जो हाइपोथैलेमिक थैलेमिक न्यूक्लियाई हैं, इसको हम जरा पढ़ेंगे कि इनका अच्छा, आई एम रियली सॉरी अगेन, इंटरनेट बहुत ज्यादा आज तंग कर रहा है। तो खैर सिर्फ ये 10-20 दिन है, उसके बाद मैं इंशाल्लाह वापस चला जाऊंगा और वहां पे इस तरह का कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो मुझे बताएं आवाज आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है? शाबाश, जल्दी बताएं जरा, आवाज आ रही है अब? चलें जी, आवाज आ रही है, ओके। मैं आपको बता रहा था कि आपके जो हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई हैं, इसको आपने याद कैसे करना है। देखें, मैंने आपको बताया था कि एल से क्या होगा, लेटरल न्यूक्लियस। जो आपका लेटरल न्यूक्लियस होता है, मैंने कहा कि आप अपने फुफ्फो के घर चले जाते हो और आप उनको कहते हो कि लाओ खाना, मतलब लेके आओ खाना। तो आप किसी को कहते हो ना लेके आओ खाना, तो इसका मतलब क्या है कि आप बहुत ज्यादा भूखे हो और आप खाने को क्या कर रहे हो, आप खाने को दौड़ रहे हो, आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो एल से क्या होगा, लेटरल, और एल से क्या होगा, लाओ खाना। तो ऐसा न्यूक्लियस, ऐसा हाइपोथैलेमस का न्यूक्लियस जो आपको भूख लगवाता है, जो आपको भूख लगवाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लेटरल न्यूक्लियस। उसके बाद आपका आता है जी वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। जो वेंट्रोमीडियल है, मीडियल से आपने याद रखना है म्याना रवि, ठीक है, इसको लिख लें, म्याना म्याना रवि। तो तकरीबन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर जीने के लिए खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो म्याना रवि इख्तियार करते हैं, जो सिर्फ आपके जीने के लिए खाते हैं, तो उनके अंदर वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस क्या करता है, उनको स्टाइटी सेंटर, मतलब इसको हम कहते हैं स्टाइटी सेंटर। ये क्या है, जो आपका वेंट्रोमीडियल है, ये क्या है, स्टाइटी सेंटर है, मतलब आपकी भूख को कम करता है। तो ये दो न्यूक्लियस का आपको फंक्शन याद होना चाहिए कि एल से क्या होगा, लाओ खाना, ले क्या हो खाना, मतलब कि आपको भूख लगवाता है। जो आपका वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है, ये क्या करता है, ये स्टाइटी है, मतलब कि आपकी भूख को कम करता है। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम लेटरल न्यूक्लियस को डिस्ट्रक्शन कर देंगे, तो आपको क्या होगा, आपको भूख नहीं लगेगी। तो इसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया। इसको हम क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया कहते हैं। फेलियर टू थ्राइव, इसको हम क्या कहते हैं, फेलियर टू थ्राइव। मतलब कि फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या है कि अगर कोई छोटा बच्चा है और उसके अंदर लेटरल न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो उसकी क्या होगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। उसके अलावा हमारे पास एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं गैरेलिन। एक हमारे पास हार्मोन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, गैरेलिन। तो उसने ये लिखा हुआ है कि जो आपका लेटरल न्यूक्लियस है, इसको स्टिमुलेट कौन करता है, गैरेलिन, और इनहिबिट कौन करता है, लेप्टिन। आपने याद रखना है, इसको लिख लें, इसको हमने पढ़ा भी था। देखें, जो आपका गैरेलिन है ना, गैरेलिन ये क्या करता है, आपको फैट करता है, आपको मोटा बनाता है, आपको भूख लगवाता है। लेकिन जो आपका लेप्टिन होता है, जो लेप्टिन होता है, ये क्या करता है, एल से लेप्टिन, और एल से क्या होगा, थीन, सॉरी, एल से क्या होगा, लेप्टिन, और एल से होता है लीन। ये आपको क्या करता है, लीन करता है, पतला करता है।
तो लेप्टिन आपकी भूख को कम करता है, गैरलिन आपकी भूख को ज्यादा करता है। ठीक है, तो उसने यही लिखा हुआ है कि जो गैरलिन होगा वो आपके लेटरल न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करेगा, और जो आपका लेप्टिन होगा वो क्या करेगा, लेटरल न्यूक्लियस को इनहिबिट करेगा। उसके बाद वेंट्रोमीडियल, मीडियल से आपने याद रखना है म्याना रवि, कि जो ऐसे लोग जो म्याना रवि इख्तियार करते हैं, मतलब ज्यादा उनको भूख नहीं लगती, तो अगर इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए, अगर इसकी क्या हो जाए, डिस्ट्रक्शन। अच्छा, आई एम रियली अगेंस्ट, मतलब अगेन बहुत ज्यादा माजरत, मुझे बताएं आवाज आ रही है, क्योंकि हम ये टॉपिक खत्म करते हैं और इसके बाद हम फिर कल इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि आज इंटरनेट हमें पढ़ने नहीं दे रहा, तो इंशाल्लाह हम इसको कल करेंगे। अच्छा, गैरेलिन और लेप्टिन को रिपीट कर दें। देखिए मैंने ये बताया, जो आपका गैरेलिन होता है ना, गैरेलिन, गैरेलिन क्या करता है, आपको मोटा करता है। गैरेलिन क्या करता है, आपको भूख लगवाता है। गैरेलिन क्या करता है, आपकी एपेटाइट को ज्यादा करता है और आपको मोटा करता है। ठीक है, जी से गैरेलिन और जी से ग्रेट। तो गैरलिन क्या करता है, आपको मोटा करता है, ग्रेट करता है। एल से क्या होगा, एल से होगा लेप्टिन। जो लेप्टिन होता है वो आपकी भूख को कम करता है। कैसे भूख को कम करता है, वेंट्रोमीडियल, जो म्याना रवि वाला न्यूक्लियस है उसको स्टिमुलेट करके, और आपको क्या कर देता है, आपको पतला करता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया कि जो आपका इंटीरियर न्यूक्लियस और जो पोस्टीरियर न्यूक्लियस होता है, इसको आपने कैसे याद रखना है, यू विल रिमेंबर दिस बाय एसी। जो एसी होता है, आपके घरों में एसी लगा हुआ है, तो आपको पता है कि जो एसी का इनडोर होता है वो क्या करता है, वो कूलिंग करता है। और जो एसी का आउटडोर होता है, जो एसी का आउटडोर होता है वो क्या करता है, वो हीट पैदा करता है। तो इसमें आपने याद रखना है कि हाइपोथैलेमस का जो इंटीरियर न्यूक्लियस होता है वो आपकी कूलिंग को क्या करता है, कूलिंग को कंट्रोल करता है। जो आपका पोस्टीरियर न्यूक्लियस है वो क्या करता है, वो आपकी हीटिंग पैदा करता है। जो इंटीरियर न्यूक्लियस है वो बॉडी में कूलिंग पैदा करता है, जो पोस्टीरियर न्यूक्लियस है वो क्या पैदा करता है, हीटिंग पैदा करता है। और इसको आपने याद रखना है एसी से। एसी का जो इनडोर होता है वो कूलिंग पैदा करता है, जो आउटडोर होता है वो क्या पैदा करता है, वो हीट पैदा करता है। लेकिन सर्दियों में उलट हो जाता है, लेकिन आपने गर्मियों में याद रखना है कि एसी का इनडोर कूलिंग और आउटडोर क्या होता है, हमारे पास हीटिंग पैदा करता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपका आता है जी सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस, आज भी हमने पढ़ा। मुझे बताएं जरा शाबाश, कि आपकी जो स्लीप साइकिल है, आपकी जो स्लीप साइकिल है वो कौन रेगुलेट करता है, कौन सा न्यूक्लियस रेगुलेट करता है। तो मैंने आज आपको बताया कि स्लीप साइकिल कौन रेगुलेट करता है, दैट वाज सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपका आता है जी सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। जो सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, इस ये क्या करते हैं, ये आपके एडीएच एंटी डायउरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन बनाते हैं। और ये जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन होता है, हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा भी था कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के अंदर बनता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्टोर होता है। उसके बाद हमारे पास आता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है ये क्या करता है, ये कॉज करता है थर्मो रेगुलेशन को, सेक्सुअल बिहेवियर को, और रिलीज करता है जीएनआरएच को। जो आपका प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है आपकी बॉडी में जीएनआरएच को रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी कंट्रोल होती है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी को आपका हाइपोथैलेमस किस न्यूक्लियस के थ्रू कंट्रोल करता है, दैट इज प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है, उसको जरा समझ लें। देखिए, जब आप पैदा होते हो ना, जब आप पैदा होते हो, तो आपके जो जीएनआरएच प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स हैं, आपके जो जीएनआरएच प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स हैं, वो माइग्रेट करते हैं। आपके जो आपकी ऐसी न्यूरॉन्स जो जीएनआरएच बनाती हैं, वो आपका होता है ऑल फैक्ट्री पिट। ऑल फैक्ट्री पिट हम किसको कहते हैं, हमारी मतलब जो ऑल फैक्शन का पार्ट है, मतलब कि जो हमारी स्मेल स्मेल वाला पार्ट है, ऑल फैक्शन, उसके अंदर ये माइग्रेट करते हैं। जो आपके जीएनआर प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स हैं, जब आप पैदा होते हो तो ये किसके अंदर माइग्रेट करते हैं, ऑल्फैक्टरी पिट के अंदर। ठीक है, अब आपने याद रखना है, मुझे बताएं कि अगर कोई बंदा है और उसके अंदर कालमान सिंड्रोम हो गया, कैलमैन सिंड्रोम हम इंशाल्लाह गायनेकोलॉजी में पढ़ेंगे, इसके ऊपर पूरा टॉपिक है। तो जो कैलमैन सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है कि जो आपके जीएनआर प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स होते हैं ना,
वो आपके ऑल्फैक्टरी पिट के अंदर माइग्रेट नहीं करते। जब वो ऑल्फैक्टरी पिट के अंदर माइग्रेट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि एक तो आपका जीएनआरएच नहीं बनेगा। तो मुझे बताएं कि अगर जीएनआरएच नहीं बनेगा तो उस बंदे की सेक्सुअल एक्टिविटी होगी तो उसकी क्या होगी, उसकी नो सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब उसमें कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होगी। उसके अलावा अगर एक बंदा है और उसको कैलमैन सिंड्रोम हो गया, अगर कोई बंदा है और उसको कैलमैन सिंड्रोम हो गया तो उसको क्या होता है, उसको एनोस्मिया होता है। एनोस्मिया हम किसको कहते हैं, एनोस्मिया हम कहते हैं लॉस ऑफ स्मेल को। ठीक है, आपको किसी चीज की स्मेल ही नहीं आएगी तो लॉस ऑफ स्मेल। तो लॉस ऑफ स्मेल हम किसको कहते हैं, आपको एनोस्मिया को कहते हैं, और इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे भी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आए ना कि एक फीमेल है या एक मेल है और उसके अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो एब्सेंट हैं और उसमें एनोस्मिया है, तो अगर सेक्सुअल कैरेक्टर्स एब्सेंट हैं और उसमें एनोस्मिया है तो आपने कैलमैन सिंड्रोम के बारे में लाजमी लाजमी सोचना है। ठीक हो गया। तो ओके जी, दिस इज ऑल अबाउट हाइपोथैलेमस, कि आपने हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस कैसे याद रखने हैं। उसके बाद आपका आता है जी थैलेमस। ठीक है, लेकिन थैलेमस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता था। हमारे एक स्टूडेंट है, बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, तो उनकी वालदा बीमार है, काफी मतलब काफी बीमार हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए लाजमी खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। ठीक है, तो आपने उनके लिए लाजमी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और लंबी जिंदगी दे। ठीक है, तो आपने ये लाजमी करना है। सर बुक में लिखा है कि जीएनआर प्रोड्यूस न्यूरॉन टू माइग्रेट फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी पिट नॉट टू ऑल्फैक्टरी पिट। एक मिनट। डॉक्टर समन कह रही हैं जी, बुक में लिखा हुआ है जीएनआर प्रोड्यूस न्यूरॉन्स टू माइग्रेट फ्रॉम ऑल्फैक्टरी पिट नॉट टू ऑल्फैक्टरी पिट। डॉक्टर समन आपकी समझ नहीं आ रही। देखिए उसने ये लिखा हुआ है, सॉरी फ्रॉम ऑल्फैक्टरी पिट है, हाँ, नॉट टू ऑल्फैक्टरी पिट, फ्रॉम ऑल्फैक्टरी पिट है। देखिए ऑल्फैक्टरी पिट से आपकी जो जीएनआरएच की न्यूरॉन्स होती है ना वो माइग्रेट करती हैं। ठीक है, तो अगर आपको कैलमैन सिंड्रोम होगा तो ये आपकी माइग्रेट नहीं करेंगी और उससे फिर क्या होगा, आपको एनोस्मिया होगा और आपकी जो जीएनआर प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स है वो भी एब्सेंट होंगी। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना। अच्छा खैर, हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं थैलेमस की। देखिए आपने याद रखना है, थैलेमस के बारे में दो बातें बताता हूँ। थैलेमस में क्या होता है, आप जितनी चीजें देखें, आपकी बॉडी से जितनी भी सेंसेस जा रही हैं आपके दिमाग की तरफ, वो सारी गुजरती हैं पहले थैलेमस से और थैलेमस के बाद आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जाती हैं, सिवाय एक के, दैट इज ऑल्फैक्शन। देखिए आपने याद रखना है, हमारी बॉडी में जितनी भी सेंसेशन जा रही हैं वो पहले हमारे थैलेमस के अंदर जाती हैं, उसके बाद हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जाती हैं, सिवाय कौन से, दैट इज ऑल्फैक्शन। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, इसके न्यूक्लियस को। जो थैलेमस के अंदर पहला जो न्यूक्लियस है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेंट्रल पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस। जो वेंट्रो पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस, इसको हम वीपीएल न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये जो वीपीएल न्यूक्लियस है इसको आपने कैसे याद रखना है, देखें इसकी इनपुट क्या होगी, स्पाइनोथैलेमिक एंड डोर्सल कॉलम। ये अभी हम ट्रैक हमने पढ़े नहीं है तो अभी इसको आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आपने इसके फंक्शन याद रखने हैं कि जो आपका वीपीएल न्यूक्लियस होता है ये वाइब्रेशन को, पेन को, प्रेशर को, प्रोप्रियोसेप्शन को और लाइट टच को कंट्रोल करता है। वी से वाइब्रेशन, पी से प्रोप्रियोसेप्शन और एल से क्या होगा, लाइट टच। ठीक है, तो ये कौन कंट्रोल करता है, दैट इज वीपीएल न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और इसकी डेस्टिनेशन क्या है कि ये आपका प्राइमरी स्मैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, उसके अंदर इसकी आउटपुट होती है। उसके बाद है जी आपका वेंट्रो पोस्टेरोमेडियल न्यूक्लियस, ये भी थैलेमस का न्यूक्लियस है और ये इनपुट किससे लेता है, आपकी जो ट्राइजेमिनल नर्व है और जो आपकी गस्टेटरी पाथवे है। ठीक है, जो आपकी गस्टेटरी पाथवे और ट्राइजेमिनल नर्व है उससे इनपुट लेता है। और इसको आपने कैसे याद रखना है, इसको आपने याद रखना है मेकअप से। आपको पता है जो खवातीन होती हैं वो मेकअप करती हैं, तो आपका जो मेकअप वाला न्यूक्लियस है, मतलब जो आपकी फेस की सेंसेशंस लेके जाता है कि आपके मेकअप कहाँ कहाँ पे करना है आपने या क्या हो गया है, तो मेकअप की वाली जो सेंसेशन है वो कौन करता है, दैट इज वेंट्रोपोस्टेरोमेडियल, दैट इज वेंट्रोपोस्टेरोमेडियल। मेडियल से क्या होगा, एम से मेडियल और एम से क्या होगा, मेकअप। तो फेस की जो सेंसेशन और टेस्ट कौन करता है, दैट इज वेंट्रोपोस्टेरोमेडियल न्यूक्लियस। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एमसीक्यूज आते भी होते हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। एल से लेटरल और एल से लाइट। तो लेटरल जेनिकुलेट जो न्यूक्लियस होता है वो आपकी विजन को कंट्रोल करता है, जो आपकी आंखों से मैसेज आता है, आपकी आंखों से मैसेज आता है थैलेमस के अंदर, और थैलेमस के कौन से न्यूक्लियस के अंदर जाता है, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के अंदर। जो आपका मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है वो आपकी करता है हेयरिंग को कंट्रोल, आप सुनते क्या हो, वो मीडियल कंट्रोल करता है। और आपका जो लेटरल है वो किसको कंट्रोल करता है, विजन को कंट्रोल करता है। उसके अलावा वेंट्रल इंटीरियर एंड वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस, ये आपकी मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब उसने ये जो लिखे हुए हैं ना इनपुट और आउटपुट, ये अभी फिलहाल आपको समझ नहीं आएंगे क्योंकि अभी हमने ट्रैक्ट नहीं पढ़े, तो आगे जाके जब हम इसके ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो फिर आपको इसके इनपुट एंड आउटपुट समझ आएंगे। लेकिन फिलहाल आपने इतना याद रखना है कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस के नाम आने चाहिए और इसके क्या क्या फंक्शन है वो आपको आने चाहिए। ठीक हो गया। बाकी आज इंटरनेट से मैं बहुत तंग किया है तो मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारी क्लास है इसको मैं अपलोड कर दूं यूट्यूब पे। ठीक है, जो लाइव वाला है उसको डिलीट करके इसको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे ताकि आप लोग इसको आराम से ले सको। ठीक हो गया।
चलें जी, मुझे बताएं कि आज की क्लास में कोई किसी बंदे का सवाल हो तो बता दे, नहीं तो फिर हम इसको बंद करते हैं। शाबाश, जल्दी बताएं। तकरीबन सबको समझ आ गई है, कोई मसले वाली बात हो। चलें जी, तकरीबन सबको समझ आ गई है। बाकी वो आपने कालमान सिंड्रोम वाला डॉक्टर समन ने करेक्ट भी करवा दिया, वो आपने ठीक कर लेना है कि जो आपके जीएनआरएच प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स होते हैं वो ओल्फैक्टरी पिट से जाते हैं, ठीक है, ओल्फैक्टरी पिट से जाते हैं किसके अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर। तो अगर वो ना जाएं तो फिर आपको क्या होगा, आपको एमनोरिया वगैरह होगा, या आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं होंगे, और क्या होगा, आपको एनोस्मिया होगा। उसके अलावा बाकी जो स्टूडेंट्स हमारे न्यू हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं कल से, तो उनको 1000 पाकिस्तानी एक महीने की फीस पे करनी पड़ेगी और फिर ही वो ज्वाइन कर सकते हैं, वरना वो फिर कल से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमें बता दें। बाकी डॉक्टर उमर पूछ रहे हैं जी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो में लिखवा देते हैं। देखें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है +92 300 301 3737, बहुत आसान व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। 301 3737 कैसे पे करनी है, मैं आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगा, ठीक है, और अकाउंट में आपने पे करनी है। सर नार्कोलेप्सी में एम्फेटामिन यूज होता है? अभी डॉक्टर अदनान मेरे माइंड में नहीं आ रहा नार्कोलेप्सी। हाँ, इसमें जो नार्कोलेप्सी है ना, इसमें हम वो वाली ड्रग्स यूज करते हैं जो हमें जगा के रखती हैं, तो आई थिंक एम्फेटामिन हम यूज करते हैं, लेकिन ये साइकेट्री में हमने पढ़ा था, तो अभी मुझे रिवाइज नहीं है ये सारा, ठीक है। चलें जी, डॉक्टर निमरा कह रही है यूज होता है, तो आई थिंक फिर होता होगा। इसमें वो वाली ड्रग्स यूज करते हैं जो आपको जगा के रखती हैं। खैर, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, हम इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।